Hello, my dear students. I am Ashu Arlavania from my Legal Code e-learning again. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, इसके हम क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड सारे पार्ट्स कर चुके हैं और लॉ ऑफ टॉर्ट्स से रिलेटेड 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. दिस इज ऑब्वियसली द थर्ड पार्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. इफ यू आर न्यू टू दिस लेक्चर, आई वांट यू ऑल गो फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स फर्स्ट, वॉच them completely to understand in the best way the ahead portion. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का तीसरा पार्ट. पिछले 2 पार्ट्स में हम बेसिक्स को समझ चुके हैं, हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं अबाउट टॉर्ट एंड क्राइम, tort and breach of contract. These were examples to make you understand in the best way, nothing else. ठीक है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में एंड यू विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इन द मोस्ट क्लियर वे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. देखिए यहां पर हम बात करेंगे टॉर्ट से आगे एग्जांपल्स. ऑब्वियसली लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में जो एग्जांपल का फॉर्मेट होता है वो आपके सामने है. लीगल प्रिंसिपल देन फैक्चुअल सिचुएशन. तो लीगल प्रिंसिपल को पहले पढ़ते हैं. देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, उन कानूनी अधिकारों का हनन करने वाले पर टॉर्ट्स के अंडर केस लगा सकता है और उससे कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है. ठीक है, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, भले ही उसको कोई डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो दिस इज श्योर शॉर्ट केस ऑफ इंजूरियस सिने डैमनम, मतलब कि इंजरी और लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट विदाउट डैमेज. यहां पर उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है लेकिन उसके लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं. ये कैसे समझना है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, वहां पर मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है. अब यहां पर बात करते हैं फैक्चुअल सिचुएशन. लीगल प्रिंसिपल यू नीड टू कीप एवरी टाइम in the mind and you have to make the point of it that you need to go according to the legal principle because legal principle are the law of the nation. उसी दायरे में रह करके काम करना है. फैक्चुअल सिचुएशन लाइक केस स्टडी आप समझ सकते हैं. यहां पर बात क्या है कि मिस्टर बी नाम के एक बैंक मैनेजर हैं, उनके सामने एक सी के द्वारा चेक लगाया गया, लेकिन मिस्टर बी जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने उसको ऑनर मतलब कि उसको पास करने से मना कर दिया. यहां पर एक बात यह याद रखनी है कि सी के अकाउंट में सफिशिएंट फंड था, मतलब इतना अमाउंट था जितना चेक ऑनर करना था. मतलब यह था कि सी का राइट था कि वो कभी भी अपने अकाउंट से अपने चेक को ऑनर करा सकता है और उसके उसमें जो डिमांड्स होती हैं वो भी है, मतलब कि उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड भी है. तो यहां पर मिस्टर बी बैंक मैनेजर जो है सी को मना नहीं कर सकते. अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो सी है मतलब कि कस्टमर है, उसके लीगल राइट, उसके कानूनी अधिकारों का हनन हुआ. ठीक है, उसे डैमेज नहीं हुआ, उसका पैसा कहीं गया नहीं, उसको पैसे का किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी डैमेज की बात करते हैं तो वो मनी का हो सकता है, कंफर्ट का हो सकता है या हेल्थ का हो सकता है. इस तरीके से कैसे भी डैमेज हो सकता है. अब यहां पर क्या है कि उसको डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, उसका पैसा कहीं नहीं गया, गलत नहीं गया, उसी के अकाउंट में है, लेकिन उसका लीगल राइट था कि जब भी वो चेक को ऑनर करवाएगा और उस पर सफिशिएंट फंड है तो मिस्टर बी जो कि बैंक मैनेजर हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि उसका चेक पास करें. अगर कोई बाई चांस कोई रीजन ना हो, सफिशिएंट अगर रीजन है बैंक मैनेजर के पास तो अलग बात है. अब यहां पर देखिए, इतना मैंने आपको बिल्कुल एलेबोरेट स्टार्टिंग में ही कर दिया है. अब इसके आंसर्स को देख करके समझेंगे. देखिए आंसर्स आपको करेक्ट पिक करना है वन बाय वन. सबसे पहले देखिए यहां पर सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैंकर ने सी का लीगल राइट वायलेट किया है. ठीक है, और उसको टॉर्ट के अंडर सी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा. किसको, मिस्टर बी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा सी को, क्योंकि मिस्टर बी ने बैंक मैनेजर होते हुए सी के लीगल राइट, कानूनी अधिकार का हनन किया है, भले ही उसे कोई डैमेज नहीं हुआ है. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपने देख लिया. थोड़ा सा एक बार झलक ही कहें, कैच अ ग्लिम्स ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो. बी को भी देख लेते हैं. देखिए सी के अकाउंट में पूरी मनी ज्यों की त्यों है, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, तो यहां पर वो कंपेंसेशन नहीं ले सकता. देखिए मैंने आपको बताया था डैमेज भले ही ना हुआ हो लेकिन लीगल राइट अगर वायलेट हुए हैं, इंजूरिया सिने डैमनम आपको याद होगा, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, टॉर्ट के अंडर केस बनेगा. ऐसे ही सी ऑप्शन को भी देखेंगे तो यहां पर सीधे सीधे लिखा है बी कैन प्लीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द बैंक एट द पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू विच ही कुड नॉट ऑनर द चेक. देखिए ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है. यहां पर आपने तीनों ऑप्शन देखे होंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल लीगली प्रिंसिपल के बियॉन्ड नहीं जा रहा है. ठीक है, उसका जो भी दायरा है ऑप्शन ए का वो लीगल प्रिंसिपल के अंदर है और वो लैंग्वेज समझ में आ रही है. सीधी बात, हम इसी की बात कर रहे हैं, इंजूरिया सिने डैमनम, मतलब कि सी के लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं
लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं हुआ है। सो फाइनली द ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है और अच्छे से समझने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अनदर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। लीगल प्रिंसिपल, फैक्चुअल सिचुएशन आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि इनको रोक करके, पॉज करके आप पहले खुद भी अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको पता चले व्हाट इज योर लेवल, हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग। ओके, ये बहुत जरूरी होता है, कर लीजिए, बाद में तो मैं बताऊंगा ही, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, लीगल प्रिंसिपल साफ साफ ये कह रहा है कि अगर किसी भी इंसान के लीगल राइट्स वायलेट होते हैं, इन्फ्रिंज होते हैं, जिसमें कि उसको भले ही कोई डैमेज ना हो रहा हो, डैमेज कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लीगल राइट्स वायलेट हुए, तो ये टॉर्ट के अंडर केस बनता है और फाइनली क्या होता है, कंपेंसेशन देना होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले भी लीगल प्रिंसिपल लगभग यही था, उससे पहले भी बताया है। ठीक है, बात आती है फैक्चुअल सिचुएशन की, जो है मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। आपको फैक्चुअल सिचुएशन को देख करके लीगल प्रिंसिपल के दायरे में रहकर ही तो बताना है। कितनी बार बताया है मैंने, आराम से कर लोगे, यू कैन डू इट विद अ क्लिक। अच्छा, यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो ए है उसने एक कोचिंग क्लास स्टार्ट करी और 5,000 पर ईयर, मतलब कि साल की 5,000 रुपए की फीस रखी। लेकिन तभी क्या होता है कि ए के पड़ोस में बी कोचिंग स्टार्ट कर देता है और उसने कंपटीशन ला दिया। उस कंपटीशन के चलते ए को क्या करना पड़ा, जो 5,000 की फीस थी सालाना, उसको घटा करके 3,000 करना पड़ा। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ए बी पर क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए, जो उसको 2,000 रुपए सालाना का नुकसान हुआ है बी की वजह से, क्या इस पर ए बी पर क्लेम कर सकता है कि उसकी वजह से उसे डैमेज हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि हाँ कर सकता है, क्योंकि उसने क्या किया, बी हैज वायलेटेड हिज लीगल राइट, बी ने उसके लीगल राइट्स को वायलेट किया है। ऐसी बात तो है ही नहीं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, यू ऑल आर फ्री टू डू बिजनेस इन द टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर वो बिजनेस कर रहा है, तो इसमें तो उसके कोई लीगल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हुए, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसने खुद ही फीस घटाई है। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ऐसा लग रहा है कि आम लोग बात कर रहे हैं। यू आर एडवोकेट, सो यू मस्ट नॉट स्विच दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। ये सेंटेंस बहुत ही नॉर्मल है। आपको एडवोकेट बनना है तो यहां से पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन लीगैलिटी में बात कर रहा है। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा। लुक एट ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डैमेज तो हुआ है लेकिन उसे लीगल इंजरी नहीं हुई है, मतलब कि उसके लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं बी के द्वारा। तो देखिए, यहां पर समझने वाली बात क्या है कि डैमेज क्या हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डैमेज कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, हेल्थ, कंफर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन टर्म्स में किसी भी तरीके से उसे डैमेज हो सकता है, लेकिन लीगल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको ऑप्शन ए को ही डिस्कस करते में बता दिया था कि लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं, क्योंकि सब किसी के कानूनी अधिकार हैं, ये संविधान द्वारा दिए गए हैं कि कोई कहीं पर भी फ्रीली बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं, डैमेज हुआ है। सो दिस इज द केस ऑफ डैमनम सिने इंजुरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, डैमेज तो हुआ है लेकिन लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं। और जब डैमनम सिने इंजुरिया का केस होता है, मतलब कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी का केस होता है, तो वहां पर टॉर्ट राइज नहीं होता। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, समझ में भी आ गया होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है तो एज यूजुअल कम टू द कमेंट बॉक्स, आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, अब आपको और क्लैरिटी से समझाने के लिए एक और एग्जांपल है। आप चिंता मत कीजिए, एग्जांपल्स तब तक देता रहूंगा जब तक कि आपको 101% क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। ठीक है, मुझे आपको हर हालत में सक्सेस दिलानी है, बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। अब याद रखिएगा, ये वाला जो एग्जांपल है इसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप देख तो सारे ही एग्जांपल रहे होंगे, लेकिन ये वाला एग्जांपल का आंसर आपको खुद ही देना है। मैं बस यहां पर समझा देता हूं और आप चेक कर सकते हैं योर ओन लेवल, स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ योर प्रोग्रेस। ओके, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगेन लीगल प्रिंसिपल इज देयर। एक माता पिता जो हैं अपने बच्चे के द्वारा किए हुए किसी भी गलत काम के लिए, मतलब कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है, रॉन्ग, किसी भी किए हुए गलत काम के लिए लायबल नहीं ठहराए जाएंगे। अगेन, एक माता पिता अपने बच्चे द्वारा किए हुए किसी भी टॉर्ट या गलत काम के लिए लायबल नहीं ठहराए जाएंगे जब तक कि
माता पिता ने अपने बच्चे के साथ मिलकर के बच्चे को खुद ही कोई गलत करने के लिए प्रमोट ना किया हो। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि माँ बाप ने सोचा कि बच्चे से कोई काम करवा लो, भले ही वो गलत है, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा तो बच्चा कह के बच जाएंगे। और ये तो ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई गलत इंटेंशन नहीं है, माँ बाप खुद अपने बच्चे से कुछ गलत नहीं करवा रहे हैं, तो अगर बच्चे ने गलत कर दिया है बिना सोचे समझे, बिना माता पिता की मंजूरी के, तो इसके लिए बच्चे की गलती के लिए माँ बाप को गलत नहीं ठहराया जा सकता और माँ बाप से कंपेंसेशन की डिमांड नहीं की जा सकती अंडर टॉर्ट। देखिए यही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्चुअल सिचुएशंस की एज ऑलवेज। देखिए फैक्चुअल सिचुएशन एक्चुअली क्या कह रहा है कि एक मां क्या करती है, अपने 7 साल के बच्चे के साथ मार्केट जाती है। वहां पर मार्केट में पहुंचने के बाद उसने कार को बंद कर दिया, बच्चे को अंदर ही छोड़ दिया, ठीक है, और हैंड ब्रेक को क्या किया, उसने पुल कर दिया और गियर में रख दी कार, पुट्स द कार इन द गियर में कार रख दी, और वो बच्चे को उसी में छोड़ करके चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बच्चा खेलते खेलते उस जो लीवर है, लीवर को न्यूट्रल में कर देता है और जो उसकी जो हैंड ब्रेक है उसको लूज कर देता है। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल समझ में आया। अब फाइनली क्या होता है कॉन्सिक्वेंटली कि रिजल्ट के तौर पे वो कार मूव करना स्टार्ट कर देती है। किधर? जहां पेडेस्ट्रियन होता है, मतलब कि जहां पर लोग पैदल चलते हैं उधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। आपको केस समझ में आ गया, फैक्चुअल सिचुएशन, और आपको लीगल प्रिंसिपल पहले मैंने आपको बता ही दिया है। अब लीगल प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना है और फैक्चुअल सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना है। उसके बाद आपके सामने होगा एक क्वेश्चन। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन यहां पर यह है कि एक मां की, जो मां लेकर के गई है वहां पर सब कुछ मां ने ही तो किया है। इनिशियल स्टेप्स जो डिसीजंस थे वो तो मां के द्वारा ही लिए गए हैं, उसको कार में छोड़ना और उसको हैंड ब्रेक को पुल कर देना एंड ऑल। तो यहां पर मां की लायबिलिटी क्या होगी? ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इन ऑप्शंस को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, पैनिक करना नहीं है, डोंट रश, बहुत आराम से सोचना है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के तौर पर टाइम दीजिए, बाद में अपने आप फ्रीक्वेंसी और स्पीड बढ़ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी टाइम दीजिए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कीजिए और ट्राई टू अप्रोच द मोस्ट करेक्ट आंसर। और आप सबके सब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ढूंढ लेंगे, पता लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताया है, सब कुछ आपके दिमाग में है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी करनी नहीं है। और ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले इसी का आंसर डिस्कस करूंगा, तो आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने डिस्कस नहीं किया। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, तब तक बस बने रहिए माई लीगल कोड ई लर्निंग पर विद आशु आर लवानिया। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।